और इस वक्त एक बड़ी खबर है बस्तर से, जहां नक्सलियों की आखिरी उम्मीद भी टूट गई है। नक्सलियों के बटालियन का हेड बारसे देवा हैदराबाद पहुंच गया है। अपने 17 साथियों के साथ समर्पण करने वो हैदराबाद पहुंचा है। मुलुगु के जंगलों में अपनी टीम के साथ देवा मौजूद था। हिडमा के जीवित रहते ही संगठन ने देवा को कमान सौंप दी थी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और बड़ी खबर यह है कि नक्सलियों की आखिरी बड़ी उम्मीद, आखिरी बचा हुआ बड़ा नक्सली कमांडर्स में से एक नाम देवा, बारसे देवा हैदराबाद पहुंच गया है। बताया जा रहा है अपने 17 साथियों के साथ समर्पण करने के लिए वो हैदराबाद पहुंच गया है। मुलुगु के जंगलों में अपनी टीम के साथ देवा मौजूद था। हिडमा के जिंदा रहते ही संगठन ने देवा को कमान सौंप दी थी। बटालियन हेड है नक्सलियों का बारसे देवा। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। तो बड़ी खबर बस्तर से आपको बता रहे हैं। हाल ही में हिडमा को न्यूट्रलाइज किया गया, उसे ढेर कर दिया गया और यह बताया जा रहा है कि हिडमा के जीवित रहते हुए ही बारसे देवा को बटालियन हेड की कमान सौंपी गई थी, बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और ये नक्सलियों की आखिरी उम्मीद थी। जिसके बाद अब बारसे देवा भी अपने 17 साथियों के साथ सरेंडर करने के लिए हैदराबाद पहुंच गया है। तो 31 मार्च 2026 नक्सलियों के खात्मे के लिए डेडलाइन तय की गई है। अमित शाह इस डेडलाइन को तय कर चुके हैं और अब अगर आप देखें तो आज से ये काउंटडाउन शुरू हो गया है। 3 महीने का वक्त बचा है और बारसे देवा ने सरेंडर कर दिया। विकास तिवारी मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, क्या ये कहा जा सकता है कि जो नक्सली कैडर बचा खुचा है उसमें शायद ये सबसे बड़ा नाम बारसे देवा जो जिंदा है और सरेंडर करने के लिए जा रहा है? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर देखा जाए तो बारसे देवा और पावराव का ही जिक्र हमेशा से ही छत्तीसगढ़ सरकार हो या बस्तर की पुलिस हो किया करती थी कि अब 2 ही चुनौतियां बची हैं। उसमें भी बारसे देवा का नाम बड़ा है, जिसके पीछे वजह है कि बारसे देवा बटालियन का है। ये वही बटालियन है जिसकी कमांड किसी समय में माड़वी हिडमा के पास हुआ करती थी। हालांकि उसके जीवित रहते ही ये कमांड बारसे देवा को सौंप दी गई थी और तब से बारसे देवा बटालियन का नेतृत्व कर रहा था। तमाम सेंट्रल कमेटी के माओवादियों का मारा जाना, सरेंडर करना या पुनर्वास की तरफ लौटना, इन सब के बीच अभी भी अगर सरकार के लिए कोई चीज चुनौती थी तो वो थी माओवादियों की बटालियन। और अगर उसके लीडर ने अब समर्पण करने का फैसला किया और वो हथियार और अपने 17 साथियों के साथ तेलंगाना के हैदराबाद पहुंचा है, तो निश्चित ही तौर पर अब बटालियन को लीड कौन करेगा या फिर जो बटालियन का मनोबल है वो भी निश्चित ही तौर पर डाउन होगा और वो भी अब वापस लौटेंगे। ये सबसे बड़ी चुनौती थी। सरकार इसी पर लगी हुई थी, किसी भी तरह से बारसे देवा लौट कर आ जाए, क्योंकि अगर वो लौट कर आ जाएगा तो बिना खून खराबे के इस समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता था। क्योंकि बटालियन अभी भी इतनी मजबूत स्थिति में थी, उनके पास लगभग 150 से ज्यादा लड़ाके रहे और उन सभी के पास ऑटोमेटिक वेपन है। अगर उनके साथ अगर लड़ाई हो तो उसमें नुकसान भी हो सकता है, इससे भी आप मना नहीं कर सकते। और यही वजह है कि आसानी से अगर कोई काम हो जाए तो उस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा था। लेकिन जिस तरह से अब देवा ने वापसी का फैसला किया तो अब कहीं न कहीं पूरी सरकार राहत की सांस ले रही होगी। जब 31 मार्च की जो तारीख है उससे पहले अब उनके सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं रह जाएगी। अब केवल छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो पापाराव ही एक नाम है जो कि DKSZC है। संग्राम एक है जो सेंट्रल कमेटी का सदस्य है। इसके अलावा पुलिस ब्यूरो में भी केवल 3 ही बचे हुए हैं, जिसमें गणपति देवजी और मिसिर बेसरा है। और सेंट्रल कमेटी के नाम पे भी 3 ही बचे हुए थे, तो जिसमें गणेश के बीते दिनों कंधमाल के इलाके में मारे गए। तो अब माओवादियों के शीर्ष नेतृत्व में भी कोई नहीं बचा और उनकी जो सबसे बड़ी फौज थी जो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती थी, उसके लीडर ने भी आज सरेंडर करने का फैसला किया है, जो अब कहीं ना कहीं एक बड़ा और सुखद परिणाम है। वही माओवादी संगठन की आखिरी उम्मीद भी खत्म होने की तरह से देखा जा सकता है। विकास, एक सवाल है, जब सबसे बेहतर पुनर्वास नीति छत्तीसगढ़ में यह दावा किया जाता है तो फिर बारसे देवा का सरेंडर हैदराबाद में क्यों? देखिए, बारसे देवा इसके पीछे 2-3 टेक्निकल कारण भी हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने, जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी तो उन्होंने अपने समर्पण नीति पे बहुत सारे बदलाव किए और इस बात का दावा भी किया कि सबसे बेहतर समर्पण नीति छत्तीसगढ़ सरकार की है।
लेकिन बीते दिनों जिस तरह से बारसे देवा ने छत्तीसगढ़ से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए तेलंगाना के मुलुगु की तरफ कूच किया और काफी लंबे समय से वो वहीं पर शरण लिए हुए था, तब उसके लिए लौटकर छत्तीसगढ़ आना मुमकिन नहीं था। और यही वजह है कि उसने जब देखा कि अब चारों तरफ से घिर गया है, उसकी लोकेशन भी आउट हो चुकी है, ज्यादा दिन तक सरवाइव कर पाना मुश्किल है, तब उसने अपने सबसे नजदीकी इलाके को देखा। और ये भी देखा जा रहा है कि बीते दिनों भी एक लीडर जो कि बटालियन से ही जुड़ा हुआ था, उसने तेलंगाना में समर्पण किया। तो ये भी माना जा रहा है कि कहीं न कहीं उसके लाइजनिंग में बारसे देवा ने तेलंगाना के हैदराबाद में समर्पण करने का फैसला किया होगा। जी विकास, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। विकास मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए। तो बहुत बड़ी खबर है, नक्सलियों को बहुत बड़ा झटका लगा है। नक्सलियों का बटालियन हेड बारसे देवा ने सरेंडर कर सकता है, हैदराबाद में वो सरेंडर कर सकता है, 17 साथियों के साथ सरेंडर कर सकता है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। रायपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां एआईसीसी की नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं। निष्कासित नेता राशि त्रिभुवन को बड़ी जिम्मेदारी दे दी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने। राशि त्रिभुवन को राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किया गया है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किया गया है, जबकि निर्दलीय चुनाव लड़ने पर राशि त्रिभुवन को निष्कासित कर दिया गया था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पार्टी ने ही एक नेता को निष्कासित किया और अब एआईसीसी अपनी लिस्ट में राशि त्रिभुवन को राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त कर रही है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त कर रही है, यानी कि महिला कांग्रेस नेशनल कोऑर्डिनेटर जैसी अहम पोस्ट दे रही है राशि त्रिभुवन को, जबकि इसी राशि त्रिभुवन को निर्दलीय चुनाव लड़ने के चलते निष्कासित कर दिया गया था। गौरेला पेंड्रा मरवाई से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस की गुटबाजी सामने आई है। संगठन सृजन कार्यक्रम में सांसद का नाम गायब रहा। सांसद ज्योत्सना महंत के समर्थकों ने इस पर नाराजगी जताई। महंत समर्थकों ने नव वर्ष मिलन समारोह आयोजित किया था। मिलन समारोह आयोजित कर शक्ति प्रदर्शन किया गया और इस दौरान जब सांसद का नाम ही गायब था, सांसद ज्योत्सना महंत के समर्थकों ने इस पर नाराजगी जताई है। महंत समर्थकों ने नव वर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया था। जी, मुझे आमंत्रित नहीं किया गया था। और दूसरा, अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव अजय बघेल और मेरे बहुत अच्छे आत्मीय संबंध थे और मुझे इस बात का दुख है और खुशी इस बात की कि उनके साथ हम संगठन में बहुत कुछ सीखने को मिला है हमको। उनका हर आदेश सर आँखों पे, और ना कल दूर थे ना उनसे आज दूर है। उस दिन मेरे तेज बुखार भी बहुत तेज बुखार था, उसके कारण तो मैं अलग से भी मिलता उनसे। दूसरी बात इसमें कि उनको गलत जानकारी दी है कि हम विरोध कर रहे हैं। और हमें खुद महसूस हम स्वयं किए थे, पूरे कांग्रेस के लोग किए थे, जो वास्तविक कांग्रेस के लोग हैं, कि इतना बड़ा जो आयोजन हुआ इस जिले में, और जिले की जो अध्यक्ष है पूरे जिले की अध्यक्ष है, न कि खाली पेंड्रा और गौरेला की। अब जबकि आप सबको ज्ञात है कि ये जिला मुख्य रूप से मरवाही विधानसभा ही है और मुख्य रूप से उसके प्रेरणा स्रोत ये उसके जननायक आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत और श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत हैं। और श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत आज की तारीख में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में इकलौती सांसद हैं और उनके नाम का कार्ड में नाम अंकित न होना बहुत दुख का विषय है। बीजापुर में दिवंगत पत्रकार मुकेश चंद्राकर को पत्रकारों और जनप्रतिनिधियों ने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में मौजूद लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि एनडीटीवी के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की 1 जनवरी 2025 को निर्मम हत्या कर दी गई थी। भ्रष्ट ठेकेदार ने दिवंगत मुकेश के रिपोर्ट से घबराकर उनकी हत्या कर दी थी।